आज हम सैंधव सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक आर्थिक जीवन की बात है, सैंधव सभ्यता के अंदर जो खुदाई में हमें वस्तुएं मिली हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन काफ़ी संपन्न था और सैंधव सभ्यता के अंदर उद्योग धंधे वाणिज्य के अलावा मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि इसलिए था कि सिंध और उसकी सारी नदियों के किनारे बसे हुए ये नगर सिंध की मिट्टी के कारण, सिंध के उपजाऊ मैदानों के कारण काफ़ी उर्वरक रहे होंगे, काफ़ी वहाँ पर उत्पादन रहा होगा। इसलिए सैंधव सभ्यता के अंदर मुख्य व्यवसाय शायद कृषि रहा होगा और ये लोग मुख्य रूप से गेहूँ और जौ से अच्छी तरह परिचित थे और गेहूँ और जौ का उत्पादन सिंध के मैदान में बहुत ज़्यादा होता रहा होगा। ऐसा लगता है कि सैंधव प्रदेश से मतलब सिंधु नदी की पास जो शहर या जो उत्खनन में हमको जो सभ्यता प्राप्त हुई है, वहाँ के लोग धान की खेती नहीं जानते थे या धान वहाँ पर कम होता था, क्योंकि वहाँ पर धान के अवशेष हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु ऐसा बात नहीं है कि संपूर्ण सैंधव का जो सभ्यता है उसके किसी भी भाग में धान नहीं होता था। हमको लोथल के अंदर लोथल और रंगपुर में हमको धान की भूसी प्राप्त हुई जो काफी निम्न कोटि की है, यानी कि बहुत अच्छा धान तो प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु इन दो स्थानों गुजरात और लोथल, गुजरात के लोथल रंगपुर में हमको धान की भूसी प्राप्त हुई है, जो कि इस बात की पुष्टि करती है कि सैंधव सभ्यता की बहुत से नगर धान की खेती से परिचित रहे होंगे। परंतु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमको धान की खेती के स्थान पर गेहूं और जौ की खेती हमको अधिक मिलती है। परंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हमको हुलास से प्राप्त होते हैं। धान अच्छी किस्म का धान हमको हुलास नामक स्थान प्राप्त होते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि सैंधवकालीन नहीं, सिंधु घाटी के समकालीन नहीं, उस साइड को उत्तरकालीन बहुत बाद का रहा होगा। परंतु इतना निश्चय है कि धान के अलावा वो बहुत से और जो अन्य हैं उनसे परिचित थे। हमको जो रंगपुर है वहाँ पर बाजरे की कुछ किस्में मिली हैं। रंगपुर के अंदर हमको बाजरे की किस्में मिली हैं, जिसमें सांवा किस्म है, कोदो किस्म है, रागी किस्म है। जो रंगपुर की खुदाई में हमको बाजरे की कुछ किस्में मिली हैं, सांवा, कोदो और रागी, ये बाजरे की किस्में हैं। और हड़प्पा में तिल और मटर की भी खेती होती होगी, ऐसा हमको संकेत मिलता है। एक और विशिष्ट बात है कि संपूर्ण सभ्यता के अंदर, क्योंकि सैंधव सभ्यता की मिट्टी या सैंधव नदी की मिट्टी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे कपास की खेती होती थी और कपास की खेती से सर्वप्रथम यही सभ्यता परिचित रही होगी। इस बात का प्रमाण इसलिए भी हमको मिलता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें हमको कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी कि मेसोपोटामिया की उस प्राचीन सभ्यता के अंदर कपास के लिए वो कपास को सिंधु कहते हैं। इसका मतलब है कि शायद कपास की सबसे पहली खेती इस सैंधव सभ्यता में रही होगी, तभी मैं यहाँ से वो कपास कहाँ जाती हो, वहाँ के लोग उस कपास को सिंधु कहते थे। और यही यूनानी इसको यानी कि कपास को आगे जाके सिंधन कहते हैं। मेसोपोटामिया के लोग जहाँ कपास को सिंधु कहते हैं, वहीं आगे जाके यूनानी जो है इस कपास को सिंधन कहते हैं, जो कि सिंधु शब्द का ही जो एक तरह का रूपांतर है। तो यह भी कह सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि कपास की खेती सबसे पहले सैंधव सभ्यता के अंदर होती होगी, या फिर दूसरे शब्दों में कपास से यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह परिचित रहे होंगे। दूसरी बात है और चीज़ों में क्या क्या पैदावार होती होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सभ्यता कृषि प्रधान थी और कृषि प्रधान इसलिए थी कि सिंधु नदी की मिट्टी चूंकि बहुत उपजाऊ थी, अपने बाढ़ के साथ जो उपजाऊ भूमि आती थी, जो मिट्टी आती थी, उस मिट्टी के कारण वहाँ सिंध का मैदान, उसकी सारी नदियों का मैदान बहुत उपजाऊ था। इसलिए यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही होगी। जो भी अनाज यहाँ पर होता होगा वो बहुत मात्रा में होता होगा। तो यहाँ पर तिल, गेहूँ के अलावा मटर, जौ इत्यादि और कपास की खेती के हमको प्रमाण मिलते हैं। साथ साथ में हमको फलों में हमको केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज से ये लोग परिचित थे, यानी कि यहाँ पर इन चीज़ों की शायद खेती होती होगी। खेती का तरीका कैसा होता होगा यहाँ पर,
कैसे खेत जोते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंध नदी बहती थी, जमीन बहुत कड़ी नहीं थी, जमीन बहुत पोली रही होगी, इसलिए बहुत आसानी से यहाँ की लोग खुदाई करते होंगे। परंतु ऐसा लगता है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर हल का प्रयोग नहीं होता था, हल से ये लोग परिचित नहीं थे, ये कुदाल से उस जमीन को खोदते होंगे और उसके बाद उसकी खेती करते होंगे। कुदाल से या किसी पत्थर के फावड़े में किसी औजार से जमीन खोद के वहाँ पर वहाँ ये खेती करते होंगे। परंतु ऐसा जो मत है ये डी.डी. कौशाम्बी लिखते हैं कि यहाँ के लोग हल से परिचित नहीं थे, ये कुदाल से या कुदाल में किसी औजार से शायद ये खेती करते होंगे, जमीन खोदते होंगे। परंतु हमको कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। याद रखिए, कालीबंगा के अंदर हमको जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष का मतलब है कि वो जो जुता हुआ खेत है वो किसी न किसी हल के माध्यम से जुता हुआ है, वो कुदाल से जुता हुआ नहीं है। जो लकीरें मिली हैं वो हल के द्वारा मिली हैं। हो सकता है वो लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे। अब आप पूछेंगे कि वो लकड़ी के हल का प्रयोग अगर वो करते होंगे तो वो हल हमको मिला क्यों नहीं? याद रखिए, लकड़ी नष्ट होने वाली चीज है। समय के साथ हो सकता है कि वो लकड़ी नष्ट हो गई हो, वो हमको नहीं मिली हो। बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी वहाँ रही होंगी जो हमको प्राप्त नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि उन चीज़ों से वो परिचित नहीं होंगे, समय के साथ वो वस्तुएं नष्ट हो गई होंगी। बहुत से ऐसे अनाज रहे होंगे जिनसे वो परिचित होंगे, तो हमको नहीं प्राप्त होते क्योंकि समय के साथ वो नष्ट हो गए हैं। तो जो हमको ये जुटे हुए खेत का अवशेष मिले हैं उस बात का की गवाही दे रहे हैं कि वो लोग हल से परिचित थे और ये हल शायद लकड़ी के रहे होंगे। मोहनजोदड़ो ने मिट्टी के हल का एक प्रारूप मिला है, छोटा सा एक प्रारूप है, एक नमूना सा है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वो हल से परिचित थे और साथ साथ में बनावली में एक पूरा मिट्टी का हल मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो हल है वो आधा अधूरा सा है, परंतु जो बनावली नामक स्थान है जहाँ की खुदाई हुई वहाँ पर मिट्टी का पूरा हल मिला है। लकड़ी का नहीं है, मिट्टी का है। एक सिर्फ एक नमूना है, एक सिर्फ प्रारूप है। हम ये नहीं कह सकते उसी से वो कोई खेती करते होंगे, परंतु इससे इस बात की पुष्टि जरूर होती है कि वो लोग हल बनाने की परंपरा से परिचित थे। वो जो खेती करते थे वो हलों से ही करते होंगे। कुदाल जैसी जो जैसा कि ये डी.डी. कौशाम्बी कहते हैं कि कुदाल से खेती वो करते होंगे, परंतु ऐसा नहीं लगता, वो हल से परिचित रहे होंगे। और इसके अलावा चूंकि मैदान बहुत उपजाऊ था, सैंधव जो सभ्यता थी वहाँ पर सिंधु नदी बहती थी, उसकी साइड नदियाँ बहती थी, इसलिए जमीन बहुत उपजाऊ थी। जमीन उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर अन्न प्रचुर मात्रा में होता था, इसलिए प्रचुर अन्न को वो अपने अन्नागारों में, अपने गोदाम में भरकर रखते थे। यानी कि खुद के काम आने के बाद उस अन्न का और जगह पर वो भेजते भी होंगे, निर्यात भी करते होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर अन्नागार हमको बहुत बड़े बड़े मिले हैं। जो घर मिले हैं वहाँ पर हमको बड़े बड़े जो वर्धमान मिले हैं, उनका उपयोग भी शायद इन्हीं अनाज को रखने के लिए किया जाता होगा। खुद का उपयोग करने के बाद जो अनाज जो बचता होगा, जो शेष बचता होगा, उसको वो जरूर साल भर में खाने के लिए रखते होंगे और उसके बाद उसको वो बेचने का भी काम करते होंगे। एक और आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोथल में हमको अनाज पीसने की चक्की मिली है। लोथल में हमको अनाज पीसने की चक्की मिली है। इसका ये मतलब है कि पुराने भारत में भी आपने देखा होगा, पुराने मकानों में देखा होगा कि अनाज पीसने का काम चक्की के माध्यम से होता था। और ये चक्की पत्थर की होती थी, गोल पत्थर की होती थी और उसमें बीच में अनाज डाला जाता था, उसको फिर चारों से घुमाया जाता था। तो इस लोथल में हमको इसी तरह से चक्की मिली है जो कि दो पत्थरों की है और बीच में उसमें छेद है। शायद उस जमाने के लोग अनाज पीसने की परंपरा से परिचित रहे होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सैन्य समुदाय के लोग खाद्यान्न कैसे पैदा करते थे, क्या क्या वहाँ पर पैदा होता था। मैंने आपको बताया कि गेहूँ और जौ से लोग परिचित थे, धान की खेती से भी लोग परिचित कुछ थे, चावल की किस्में वहाँ पे हमको मिली हैं, तिल की किस्में, तिल और मटर को प्राप्त हुआ है हमको, कोदाले प्राप्त हुई है हमको, मिट्टी के हल प्राप्त हुए। इससे आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग कृषि परंपरा से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अब एक बात और है कि जो समाज कृषि प्रधान होता है वो समाज साथ साथ पशुपालक भी होता है, कि क्योंकि कृषि और पशुपालन साथ साथ ही चलते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग भी पशुपालन से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। अब ये
इस बात की जानकारी कैसे होती है कि वहाँ के लोग पशु पालते थे, क्योंकि पशु अब तो बंधे हुए वहाँ पर है नहीं, अब पशु वहाँ पर कैसे मिल रहे, इस बात की जानकारी हमको कैसे मिले कि वहाँ के लोग पशु पालते थे या नहीं पालते थे। एक तो इस सैंडल सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसमें पेंटिंग मिली है, उन पेंटिंग में हमको कुछ पशुओं के निशान मिलते हैं। याद रखिए, चित्रकारी जब चित्रकार चित्र बनाता है तो अपने आसपास रहने वाले, अपने आसपास की वस्तुओं के ही वो चित्र बनाता है। अधिकांश तो उसके आसपास का वातावरण है उसको वो अपने पेंटिंग में, अपने चित्रों में समेटता है। तो सैंडल सभ्यता का कलाकार जब मिट्टी के बर्तनों में चित्र बना रहा है तो उस समय वो लगभग उन्हीं वस्तुओं के, उन्हीं जानवरों के चित्र बना रहा है जिससे वो परिचित है। तो जो हमको मृत भांड मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों में वहाँ का कुम्हार जो पेंटिंग कर रहा है उसमें बहुत से पशुओं के वो चित्र भी बना रहा है। उन चित्रों से हमको ये अनुमान लग सकता है कि वो लोग किन जानवरों से परिचित थे या किन जानवरों से परिचित नहीं थे। फिर साथ साथ में जो मोहर में हमको प्राप्त हुई है, वहाँ के मोहरों पर भी बहुत से जानवरों के चित्र हमको मिलते हैं। कुबड़ वाले बैल का जो चिन्ह मिलता है वो हमको मोहर से प्राप्त होता है। और साथ साथ हमको जो जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, खुदाई में हमको जो जानवरों की जो हड्डियाँ मिली हैं, जो अवशेष मिले हैं, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वो किस जानवर की अस्थि हैं। यानी कि जिन जानवरों से परिचित थे, जो जानवर वहाँ पर बहुतायत से था, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, वहाँ उस जानवर की वहाँ पर हड्डियाँ भी हमको मौजूद मिली है। तो उन हड्डियों के आधार पर भी हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो लोग किन किन जानवरों से परिचित रहे थे। तो जो जानवर हमको वहाँ पर मिले हैं, या फिर जो पेंटिंग में, मोहरों में, या फिर जो खुदाई की जेवर्स में जो हमको जो जानवर मिले हैं उसमें हमको कुबड़दार बैल मिला है। अन्य जानवर में हमको बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, मछली, ये सारी की सारी हमको चीज़ें मिली हैं, जिसके आधार पर हमको हम ये बता सकते हैं कि वो लोग बैल से परिचित थे, गाय से परिचित थे, भैंस से परिचित थे, कुत्ते, सुअर से परिचित थे, भेड़, बकरी, हिरण से भी परिचित थे, खरगोश से तो परिचित। ये सारी की सारी उनकी पेंटिंग में, मोहरों में, ज्योर्स में के अंदर ये चीज़ें हमको मिली हैं। ये या तो हड्डियों के रूप में या पेंटिंग रूप में हमको ये सारी जो जानवर हमको दिखाई देते हैं। अब हाथी वैसे तो हमको नहीं मिला, परंतु अब ये सवाल आता है कि हाथी, हम कह रहे हैं वहाँ के लोग हाथी से परिचित थे, तो इस बात की जानकारी इससे होती है कि वो हाथी दांत के जो आभूषण मिले हैं, हाथी दांत से बनी हुई जो वस्तुएं मिली हैं, वो हाथी दांत की वस्तुएं तभी बनाते होंगे जब वो हाथी से परिचित होंगे। हाथी या तो वहाँ पर मौजूद होगा या फिर कहीं और से कोई वस्तु से मंगाई जाती होंगी, परंतु हाथी दांत की वस्तुओं से इस बात की हमको जानकारी होती है कि वो हाथी से परिचित जरूर रहे होंगे। और जहाँ तक पक्षियों का सवाल है, हमको मुर्गा, बतख, तोता और हंस के निशान बनते हैं, शायद इन जानवरों से वो अच्छी तरह परिचित थे। अब इन जानवरों का होता क्या था? इन जानवरों में से कुछ जानवरों का धार्मिक महत्व रहा होगा, जो सब पूजनीय थे, जिसका सम्मान करते थे, और कुछ जानवर शायद वो मांस के लिए प्रयोग करते थे। यानी कि कुछ जानवरों को वो मांस के लिए पालते थे और कुछ जानवर उनके खेती के काम आते होंगे, या फिर उन जानवरों का उनका धार्मिक महत्व रहा होगा। तो ये जो जितने जानवर मैं आपको बताया, चाहे बैल हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, सुअर हो, भेड़, बकरी, हिरण, मुर्गा, बतख, ये सारे जानवर उनके धार्मिक प्रयोजन के हो सकते हैं या फिर उनके मांस के प्रयोजन के हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि किस जानवर का क्या प्रयोजन था, यानी कि उसका प्रयोजन आर्थिक था या उसका प्रयोजन धार्मिक था, या वो मांसाहार के लिए प्रयोग में आता था। इस बात का हम निश्चित रूप से कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, परंतु ये निश्चित है ये जानवर वहाँ पर पाए जाते थे, पाले जाते थे और उनका उपयोग वहाँ के लोग करते थे। अब एक और प्रश्न आता है कि वहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे या नहीं थे। इतिहासकारों का एक बार या फिर कहना चाहिए कि ऐसा इतिहासकार जो कि ये कहता है कि सैंडल सभ्यता का आर्य सभ्यता से, सैंडल सभ्यता का वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ ऐसे तर्क देते हैं जो आज की तारीख में सिद्ध नहीं हो पाते। वो ये कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे, वो लोग घोड़े को पूजनीय मानते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमको घोड़ा नहीं मिला है, इसलिए ये सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग रही होगी। परंतु मैं आपको बता दूं कि अब जो खुदाइयाँ हुई हैं उनमें कई स्थानों पर हमको घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। लोथल और सूतकोटरा और कालीबंगा में हमको घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं, घोड़े की मूर्तियाँ मिली हैं। इसका ये मतलब है कि वहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे,
घोड़ा तो नहीं मिला है, परंतु घोड़े की मूर्तियां जरूर मिली हैं। मूर्तियां तभी बनाई गई होंगी जब वो लोग घोड़े से परिचित रहे होंगे। तो लोथल में, सूतकोटड़ा में, कालीबंगा में हमें घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, घोड़े के जबड़े मिले हैं, और बिबिलाल को कालीबंगा को उत्खनन में घोड़े के अवशेष की सूचना में मिली है। तो ये कहना कि घोड़े, चूंकि आर्य सभ्यता में घोड़ा पाया जाता था और सैंडल सभ्यता में घोड़ा परिचित नहीं पाया जाता था, इसलिए आर्य सभ्यता अलग थी और सैंडल सभ्यता अलग थी, और घोड़े के आधार पर कम से कम ये विभाजन नहीं किया सकता। आज की तारीख में कम से कम सैंडल सभ्यता के बहुत से स्थलों पर हमको घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो शायद इस बात की संभावना को प्रकट करते हैं कि सैंडल सभ्यता का वैदिक सभ्यता के साथ कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा होगा। हम इस आधार पर सैंडल सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग थल नहीं कर सकते कि वहां पर घोड़े के अवशेष थे या नहीं थे। हमको घोड़े के अवशेष, हाथी के अवशेष या और वस्तुओं के अवशेष हमको पर्याप्त मात्रा में अब मिल रहे हैं। फिर अब आइए, इस पशुपालन अवस्था के बाद अर्थव्यवस्था की तीसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है उद्योग धंधे। तो किन किन उद्योग धंधों से वो परिचित थे, क्या उनमें शिल्पकला क्या क्या मौजूद थी। जहाँ तक उद्योग धंधों की बात है, वहाँ पर हमको कढ़ाई बुनाई के जो औजार हैं वो हमको मिले हैं। जैसे हमको सूत काटने के लिए तकली मिली है, हमको कपड़े सीने के लिए सुइयाँ मिली हैं। तो ये सुइयाँ और तकली इस बात का सबूत है कि वो सूत काटने की प्रथा से परिचित थे, क्योंकि वो कपास से परिचित थे। तो उस कपास का उपयोग वो सूत काटने के लिए करते होंगे, इसलिए हमको बहुत बड़ी मात्रा में तकलियाँ मिली हैं और तकली का उपयोग सूत काटने के लिए ही होता होगा। और सुइयाँ मिली हैं, शायद जो कपड़ा बनाया जाता होगा उससे वो शायद वस्त्र सिलने का काम करते होंगे। मैके को अनेक जगहों पर लिपटे हुए कपड़े के धागे मिले। मैके जो इतिहासकार हैं उनको कपड़े के धागे, कुछ वस्तुओं के ऊपर कपड़े के धागे मिले हैं। और दयाराम जो इतिहासकार हैं, दयाराम साहनी, उनको चांदी के कलश में एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। तो ये बात इस बात का द्योतक है, इस बात की सूचना दे रही है कि वहाँ के लोग वस्त्र उद्योग से परिचित हो चुके थे, वस्त्र बनाने की कला से वो परिचित थे, वस्त्र बनाना को जानते थे। और अन्य कामों में वो क्या क्या काम करते होंगे, रंगाई का काम वो जानते होंगे, क्योंकि रंगने की कला से वो परिचित हो चुके थे। चाक पर बर्तन बनाने, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हमको मिले हैं, वो निश्चित रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो चाक का प्रयोग करते होंगे। वो मुद्रा निर्माण करना जानते थे, आभूषण बनाना जानते थे, गुड़ियों का निर्माण करना चाहते थे, सोने चांदी की धातुओं को गलाने की परंपरा से वो परिचित थे। सोना चांदी गलाते थे, पीटते थे, उनके ऊपर पानी चढ़ाने की जो तकनीकी थी उससे वो परिचित हो चुके थे। इसके अलावा वो शंख, सीप, हाथी दांत से उपकरण बनाना जानते थे, उनसे बर्तन बनाना जानते थे। लकड़ी की वस्तुओं से भी वो अनेक वस्तुओं का निर्माण करते थे, और लकड़ी की वस्तुओं से जो चीज़ें बनाती थी, इसका मतलब है कि वहाँ पर बढ़ई का जो व्यवसाय था वो काफ़ी उन्नति पे था। इसके अलावा वहाँ पर हमको बहुत प्रचुर मात्रा में पक्की ईंटें मिली हैं। पक्की ईंटों को मिलने का एक प्रमाण है कि वहाँ के लोग पक्की ईंटों से परिचित रहे होंगे, इसलिए पक्की ईंटों को बनाने का व्यवसाय भी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता होगा, क्योंकि जो मकान मिले हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इतनी बड़ी मात्रा में जो पक्के मकान है, एक बात का द्योतक है कि वहाँ के लोग पक्की ईंट बनाने की कला से परिचित होंगे, और पक्की ईंट बनाने का जो व्यवसाय रहा होगा, जो उद्योग रहा होगा, वहाँ पर प्रचुर रूप से प्रचलित रहा होगा। इसके अलावा जो सिंधु नदी थी वो वहाँ पर बहती थी, बहुत तेज बहाव था, प्रचुर मात्रा में पानी था, इसलिए वो नाव बनाने की तकनीक से भी अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि सैंडल सभ्यता और बहुत सी सभ्यताओं में हमको नाव बनाने की कला के कुछ अवशेष हमको मिलते हैं। चौधरो और लोथल दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमको मानकी बनाने का काम हमको दिखाई देता है, वहाँ शायद बड़ी मात्रा में मानकी बनाने का काम होता था। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सैंडल सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि उनका जो समाज था वो कृषि प्रधान था, वो कई खाद्यान्नों से परिचित थे, कई फलों से परिचित थे, कई सब्जियों से परिचित थे, और इसके अलावा उनका जो खेती का ज्ञान था वो हल के द्वारा खेती करते थे, पहले खेत को जोतना वो जानते थे। जो कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं
इसके अलावा मैंने आपको पशुपालन के बारे में बताया कि वो किन किन जानवरों से परिचित थे। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों के अंदर मैंने आपको बताया वो कपड़ा बुनने की कला से परिचित थे। हमको तकली मिली है, हमको सुइयाँ मिली हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि शायद वो सूत काटना भी जानते थे और कपड़े बुनना और सिलना भी जानते थे। हमको कई उद्योग धंधों के बारे में जानकारी मिली है। जो वस्तु बनाई जाती थी, जिन वस्तुओं का वो निर्माण करते थे, जो वस्तुएं पाई गई हैं वो कहीं ना कहीं तो बनाई जाती होंगी, यानी कि जब पाई गई हैं तो उनको बनाने की कला से भी वो परिचित रहे होंगे। जब हम ये मोहरों की बात करते हैं, जब मृत भांडों की बात करते हैं, जब मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं, तो कोई ना कोई तो उनको बनाता होगा। इसको बनाने की कला भी से भी वो परिचित रहे होंगे। तो ये वहाँ पर उद्योग धंधे रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये सिंधु नदी बहती थी। इस सिंधु नदी के बहने के कारण वो नाव की कला से भी परिचित रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जनजीवन के बारे में आपको बताया है। धन्यवाद।